हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैलकुलस। बिना कैलकुलस के आपका फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो अगर आपको हमेशा से ये बात समझ में आनी है कि मेरा फिजिक्स अच्छा करना है, तो आपको अपना कैलकुलस बहुत अच्छा रखना होगा। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का, अगर आपका कैलकुलस अच्छा है, अगर आपका वेक्टर अच्छा है, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप थोड़ी सी ही मेहनत में फिजिक्स अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैलकुलस अच्छा नहीं है और वेक्टर अच्छा नहीं है, यू विल ऑलवेज बी फेसिंग प्रॉब्लम थ्रू आउट योर कोर्स। और मैं आपके सामने कैलकुलस को बिल्कुल ऐसे रखूंगा, इतने आसान तरीके से रखूंगा कि आप उसे समझ के सीखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, है ना, ताकि आपके सवाल जल्दी बने। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल कंसेप्चुअली फील के साथ पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि ये चीज कहाँ अप्लाई करना है। पता है, बच्चों को जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जाता है, तो आगे काइनेमेटिक्स के बाद वो एक सवाल पूछते हैं हमेशा, सर ये कैसे समझ में आएगा कि इसमें डिफरेंशिएशन लगाना है, और सर ये कैसे समझ में आएगा कि इसमें इंटीग्रेशन लगाना है। आपने तो दोनों सिखा दिए, मेरे को दोनों आता भी है, बट यही समझ में नहीं आता है कि डिफरेंशिएशन कहाँ लगाना है और इंटीग्रेशन कहाँ लगाना है। इसीलिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैलकुलस को बेसिकली ये कहाँ से आया था, इसकी ज़रूरत क्या हुई होगी। मैं बिल्कुल न्यूटन की तरह नहीं बता सकता, बट मैं वो एसेंस आपके सामने रख सकता हूं ताकि आपको पता हो कि डिफरेंशिएशन है क्या, आपको पता हो इंटीग्रेशन है क्या। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, तो आपके मन में ये सवाल तो कभी नहीं आएगा कि सर कब डिफरेंशिएशन कब इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ बेसिक सवाल, बेसिक आइडियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, ठीक है। चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं फिजिक्स भी इन्वॉल्व करूंगा और प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व करता चलो, ठीक है। सबसे बेसिक सवाल से हम बात करते हैं। तो हम कैलकुलस को बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आखिर कैलकुलस की जरूरत क्या पड़ी, है ना। आप किसी चीज को छोड़ते हो तो आप बोलते हो कि ये जी एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है ना। 9th में आपने पढ़ा हो, जहां पे कि आप जी का वैल्यू लेके चलते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट 9.8 लेके चलते हैं। 9th में आपने पढ़ा हो। यानी अगर किसी बॉल को हम यहां से ड्रॉप करें, ध्यान से सुनना, और इस डायरेक्शन को हम एक्स कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, इसको 0 बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम अपनी मर्जी से एक्सिस हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं। और इधर जो पोजिशनिंग है उसका नाम एक्स रखते हैं। लेकिन हम एक ऐसे प्लैनेट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा आसानी के लिए। यहाँ पे जानते हो कि अगर हम x का वैल्यू लिखना चाहें किसी भी टाइम t पे, तो हम लिख पाएंगे ut, नीचे को प्लस ले रहा है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 था, बिल्कुल इसको ड्रॉप किए। तो किसी भी टाइम t पे जो इसका पोजीशन होगा x एज ए फंक्शन ऑफ t, बिल्कुल ध्यान से सोचना। अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ बता चुके हैं, फंक्शन बता चुके हैं, इसीलिए हम आपको ये नोटेशन लिख सकते हैं। इस पे मेरा पोजीशन होगा और इस पे मेरा टाइम होगा। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है मेरा पोजीशन, और x एक्सिस पे क्या है टाइम। ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो घेरे में है वो एक्सिस है ना। ये तो समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए हम बता।
ठीक है सर, अच्छी बात है। लेकिन हम एक ऐसे प्लेनेट पे चले, अच्छा अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये कुछ ऐसा आएगा, हाफ GT²। बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो कैलकुलस का कैसे यूज हम लोग करते हैं, कैसे फंडामेंटल आइडिया कैलकुलस का आता है ना। ठीक है सर, हाफ GT²। हम एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हैं, इमेजिनरी प्लेनेट, जहां पे एक्सेलेरेशन जो है, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, वो नीचे की तरफ है, लेकिन उसका वैल्यू 9.1 ना होके वहां पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू 1 मीटर/सेकंड²। हम एक ऐसा नंबर यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो। मतलब मेरे लिए जो पोजीशन होगा, मेरे लिए वो होगा हाफ इंटू 1 इंटू T², यानी किसी भी टाइम T पे इसका जो पोजीशन होगा, किसी भी टाइम T पे जो इसका पोजीशन होगा वो कुछ होगा हाफ T²। कोई दिक्कत? मान लेते हैं ये हाइट 1 मीटर, जहां से इस बॉल को गिरा रहे हैं, ये हाइट 1 मीटर, ठीक है। यहां ये 0 से स्टार्ट करेगा, और आपको पता है जैसे जैसे ये नीचे आएगा, किसी भी चीज को जब आप ड्रॉप करते हो ऐसे, तो आपको पता है नीचे जाता है तो उसका स्पीड बढ़ता जाता है, उसका रफ्तार बढ़ता जा रहा है। ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है ना। अब बोलोगे नहीं सर बराबर से ही जाता होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ 0 है और नीचे इसके पास कुछ स्पीड आ जाता है जो कि इंक्रीज हो रहा होता है ग्रेजुअली। इसको नहीं फील कर पा रहे हो तो इसको ऐसे भी आप कंसीव कर सकते हो कि जैसे जैसे ज्यादा ऊपर से बॉल गिराओगे तो नीचे पकड़ने में ज्यादा तकलीफ होगी, मतलब नीचे उसके पास ज्यादा एनर्जी है ना, मतलब उसके पास स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे एनर्जी जो होता है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। आपने 9th-10th में सुना है, इसलिए हम चर्चा कर, क्या एनर्जी, हाफ mv²। और अगर नीचे एनर्जी ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा, इसका मतलब यहाँ 0 से छोड़ते हैं तो यहाँ ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते स्पीड कुछ हो जाता है। अभी उस पर बात नहीं करते, हमको नहीं आता वो फॉर्मूला, है ना, v = u + at सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज में हम कैलकुलस का नींव रखने वाले, कि आइडिया कैसे आया होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। अच्छा सर ठीक है, इसमें कहीं मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं मिड पॉइंट का नाम है m। क्या नाम है? m। ये मेरा मिड पॉइंट है जो कि यहां से 50 सेंटीमीटर नीचे यानी हाफ मीटर नीचे हो। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर ये चीज आपके समझ में आने लगा ना तो आपको कैलकुलस बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हाफ, ठीक है सर, अच्छी बात है, हाफ मीटर नीचे है। अच्छा इतना दूर आने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करो कि इसका पोजीशन 0 से हाफ हो रहा है, यानी पोजीशन मेरा हो गया हाफ = हाफ T²। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि जब इसका पोजीशन कितना पहुंच चुका है 1/2, तो आप देखोगे t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे जब पहुंचा तो टाइम क्या हो चुका था, 1 सेकेंड, टाइम क्या हो चुका था, 1 सेकेंड। अच्छी बात है। तो हमको पता है कि स्पीड क्या होता है, बिल्कुल 9th-10th वाला, जो 13th के स्टूडेंट हो वो मत सोचना ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कौन सा स्पीड है, अभी बिल्कुल भूल जाओ। स्पीड की बात होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, है ना, 9th-10th वाली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हाफ मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, टाइम लगा 1 सेकेंड, तो ये स्पीड हो गया, जो ये हो गया 50 सेंटीमीटर/सेकेंड। स्पीड क्या होगा, 50 सेंटीमीटर/सेकेंड, ठीक है सर, अच्छी बात। अब मेरा सवाल सुन, क्या ये स्पीड इस मिडिल पॉइंट m पे है? क्या ये स्पीड इस मिडिल पॉइंट m पे है? नहीं, असल में ये एक एवरेज स्पीड है, ये एक एवरेज स्पीड है। क्यों
एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहां पे टोटल डिस्टेंस हाफ बाय टोटल टाइम, 1 सेकेंड लगा, लिख दिया 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है सर, अच्छी बात, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको 1-2 बार सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल नया आइडिया होता है 9th-10th के बच्चों के लिए कैलकुलस। ठीक है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब क्या सोचें? तो मेरा सवाल है कि क्या यहां पे स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड था? नहीं, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो स्पीड आया है, अगर इस स्पीड से लगातार ये 1 सेकेंड चलता, ध्यान से सुनना, अगर ये स्पीड कांस्टेंट होता और लगातार, मतलब कभी भी इससे कम स्पीड नहीं होना चाहिए, लगातार 1 सेकेंड तक, है ना, 0 से लेके 1 सेकेंड, जो भी इंटरवल है 1 सेकेंड का, उस पूरे इंटरवल में अगर वो 50 से चलता तो ये कितना दूरी कवर कर रहा होता? 50 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पता है कि यहां पे स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब यहां 0 रहा होगा, फिर इससे कुछ ज्यादा रहा होगा, फिर उससे कुछ ज्यादा रहा होगा, फिर उससे कुछ ज्यादा रहा होगा, फिर उससे कुछ ज्यादा रहा होगा, और फिर उससे कुछ ज्यादा रहा होगा। और ऐसा सोचो कि इन सारे स्पीड्स का जब आप एक मीन लेते हो, एक एवरेज लेते हो, तो वो कुछ ऐसा होगा, एवरेज वैल्यू कुछ है ऐसा होगा। तो ये 50 है, बिल्कुल ध्यान से सुन। अरे कोई चीज 0 से बढ़ते बढ़ते कुछ वैल्यू अचीव कर रहा है ना? तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या मिडिल पॉइंट पे ये 50 से चल रहा था, तो आप बोलोगे नहीं सर, अगर ये 50 से लगातार 1 सेकेंड तक चलता तो ये 50 सेंटीमीटर कवर कर पाता। लेकिन ये तो हमको पता है कि यहां 0 रफ्तार था, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ा होगा। इसका मतलब यहां पे जो रफ्तार है वो 50 से ज्यादा होगा, है ना? अरे तभी तो इन सब का एवरेज, ये कम से लेके ये ज्यादा तक का जो एक एवरेज आया होगा वो 50 रहा होगा, वो 50 रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ हम बी पे बात करें, सॉरी मिडिल पॉइंट पे बात करें, इस मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें, अगर हम लिखते हैं कि वेलोसिटी एट दिस मिडिल पॉइंट, इसको हम लोग अगर इस दो इंटरवल के बीच में वेलोसिटी की बात करते हो या स्पीड की बात करते हो, अभी आपके लिए वेलोसिटी स्पीड सब सेम है, ठीक है? अगर आप इन दोनों इंटरवल में या किसी टाइम इंटरवल में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो बेसिकली हमको एक एवरेज स्पीड आता। हाँ, अगर 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 कोई चीज कांस्टेंट से ही चल रहा होता, मान लो कि एक बॉल है जो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलता है, हमको पता पहले से, तो वो भी 1 सेकंड में कितना चलेगा? वो भी 50 सेंटीमीटर चलेगा। और उसका हर पॉइंट पे रफ्तार क्या रहेगा? 50। तो इनका एवरेज भी क्या होगा? 50। लेकिन यहां हमको पता है किसका स्पीड बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस से। यहां पे 0 था, यहां पे बढ़ के कुछ हुआ होगा, मतलब यहां कुछ ऐसे रहा होगा स्पीड, और यहां तक कुछ ऐसे रहा होगा, और इन सारे का सम 50 आ रहा है। दैट मीन्स ये पक्का 50 से ज्यादा रहा होगा। मतलब अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम रफ्तार की बात करें, मिडिल पॉइंट पे हम पूछे अभी रफ्तार क्या था, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एट m। अब सिंपल अलजेब्रा से एवरेज स्पीड तो आ गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर यही काम मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए करें कि अभी कितना दूर चला और कितना टाइम लगा, तो 0/0। अरे यहां पे बात करें, जस्ट यहां पर अनडिफाइंड,
इसका मतलब यहां पे स्पीड नहीं है, इसका मतलब यहां पे स्पीड नहीं है, है। अब आप बोलोगे कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता भी है कि नहीं होता, ये भी तो क्वेश्चन है ना कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता ही नहीं होगा, होता ही नहीं, एवरेज ही होता होगा सर 2 पॉइंट के बीच में। आप जबरदस्ती के बता रहे हो कि यहां पे भी स्पीड है, हम बोल रहे हैं यहां पे भी चल रहा है और यहां पे भी स्पीड है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे प्रूफ करोगे कि यहां पे भी चल रहा है, उस इंस्टेंट पे भी चल रहा है? बिल्कुल आसान है। इसका जो पोजीशन का फॉर्मूला है ध्यान से देखना, ये है कुछ हाफ टी स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसमें टाइम का वैल्यू पुट करो 1.9999, ठीक है, सॉरी यहां पे कितना देर लगता है आने में, 1 सेकेंड। तो टाइम पुट करो इसमें 0.9999, इसके कारण आपको कुछ पोजीशन का वैल्यू मिलेगा। जब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे कि 1 सेकेंड पे ये कहां है, 1 सेकेंड पे मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे। जब आप 0.9999 पुट करोगे तो यू विल गेट कि ये 50 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम है। कितना कम है वो आप कैलकुलेटर से देख लेना, ठीक है। और जब आप पुट करोगे 1.000001, तो भी आपको कुछ पोजीशन आएगा, और देखना कि दोनों पोजीशन एक दूसरे से अलग होगा, सेम पोजीशन नहीं आएगा, अलग अलग पोजीशन आएगा। इस पे अलग पोजीशन का वैल्यू आएगा और इस पे अलग पोजीशन का वैल्यू आएगा। और 1 पे जब चेक करोगे तो अलग पोजीशन का वैल्यू है, 1 पे आपको एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर आएगा, इस पे 50 से थोड़ा सा कम और इस पे 50 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा। ध्यान से सुनते जाना कैसे हम ये कंसीव कर रहे हैं कि हाँ भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती भी है, होता भी है, मतलब उस समय पार्टिकल चल रहा था। इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इससे जस्ट पहले कुछ पोजीशन था और इसके जस्ट बाद कुछ और पोजीशन है, और 1 पे कुछ और पोजीशन है। देखो 1 सेकेंड पे 50 सेंटीमीटर और 0.099 सेकेंड पे कुछ पोजीशन आएगा और उसके बाद भी कुछ पोजीशन आएगा, कुछ इससे ऊपर और कुछ इससे नीचे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये इस जगह पे चल नहीं रहा था, ये रुका हुआ होता, तो नेक्स्ट मोमेंट पे ये थोड़ा नीचे कैसे आ गए? इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी नाम की भी चीज होती है, जो कि एवरेज से अलग है, जो कि एवरेज से अलग है, क्योंकि यहां पे हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि यहां कितना स्पीड है, बट ये तो जरूर बता पा रहे हैं कि भाई 50 से ज्यादा। कितना ज्यादा है ये भी नहीं पता, बट यहां पे 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है या फिर यहां पे एग्जैक्टली क्या स्पीड है, क्या ये हम निकाल पाएंगे सिंपल अलजेब्रा से? तो नहीं भाई, ये तो फेल हो रहा है, ठीक है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए अलजेब्रा के जो टूल हैं वो फेल है। मतलब अब किसी नए टूल की जरूरत है, और वो टूल हमको कौन प्रोवाइड करेगा? कैलकुलस। तो ये है कैलकुलस, और यही कैलकुलस नहीं है, ये तो बस एक सिंपल सा एप्लीकेशन। अभी और सिखाएंगे कैसे निकाल पाएंगे, उसमें भी जाएंगे। ये डिफरेंशियल कैलकुलस की कहानी। और 1-2 सवाल रखते हैं आपके सामने जिसका जवाब कैलकुलस से मिलेगा, है ना। तो यहां तक की सारी बातों को अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करें जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलेंगे बट अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, है ना। हम आपको वादा किए हैं कि 15 लेक्चर तक मैक्सिमम आपका पूरा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा,
और इस 15 लेक्चर में आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह भी आपको मिलने लगा है। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट कीजिए, पेज 0 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल रखते हैं सिंपल सा, कि एक सर्कल, ठीक है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ठीक, ये कैसे आया, ये कैसे आया? ठीक है, इसका जवाब जब हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे दें। ठीक है, बट अभी इसका आइडिया आपको दे रहे हैं। ठीक, हम बोलते हैं कि इसको, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया अलग है। इसका एरिया सिर्फ ये वाला पार्ट में है और इसका एरिया इससे ज्यादा। ठीक है, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है, ध्यान से सुनना, वो ट्रायंगल से छोटा था, मतलब सॉरी बड़ा था। अगर ध्यान से देखो तो सर्कल का एरिया इस स्क्वायर से भी बड़ा होगा, लेकिन इस स्क्वायर का अप्रोक्सीमेशन ट्रायंगल वाले अप्रोक्सीमेशन से अच्छा है ना। एक समझदार आदमी आया, वो बोला कि ट्रायंगल से अच्छा अप्रोक्सीमेशन अगर स्क्वायर में आया तो एक रेगुलर पेंटागन बना के देखें। तो हम बोले देख लो, तो वो बोला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है भाई। हमको देख के भी लगा बेटर अप्रोक्सीमेशन है ना। एक और समझदार आदमी आया, वो बोला हेक्सागन बना लो। और बेटर अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब अगर इसके अंदर जो पॉलीगन है, इसके साइड का नंबर अगर हम बढ़ाते जाएं तो जो मेरे पॉलीगन का एरिया होगा दैट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एरिया ऑफ सर्कल। फिर से सोचो, ट्रायंगल का एरिया सर्कल के एरिया से बहुत छोटा, स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया मेरे सर्कल के एरिया से छोटा है, बट मच क्लोजर देन द एरिया ऑफ सर्कल। पेंटागन मच बेटर अप्रोक्सीमेशन, हेक्सागन मच बेटर अप्रोक्सीमेशन, और छोटा वाला पॉलीगन बना ले, बिल्कुल ऐसा कुछ। और बेटर अप्रोक्सीमेशन। अब लॉजिकली सोचो, अगर नंबर ऑफ साइड बहुत बड़ा हो जाए, नंबर ऑफ साइड बहुत बड़ा हो जाए, एक फिक्स नंबर नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जहां तक आप सोच पाओ उससे भी बड़ा, ये जो है ना इनफाइनाइट, ये कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब होता वेरी लार्ज, और जहां तक आप सोच पाए उससे बड़ा। मतलब अगर इसके साइड के नंबर को हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा दें, इसी को बोलते हैं लिमिट टेंड्स टू सम नंबर, सम कांस्टेंट और सम वैल्यू, अभी सिंबल में भी दिखाएंगे। मतलब अगर साइड का नंबर जैसे जैसे बड़ा करते जा उतना बेटर अप्रोक्सीमेशन। अगर ये नंबर ऑफ साइड्स बहुत बड़ा हो जाए टेंडिंग टू इंफिनिटी,
इस सिंबल को बोलते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ साइड्स बहुत बड़ा कर दिए तो क्या मेरे पॉलीगन का एरिया, पॉलीगन के एरिया को ऐसे दिखा लेते हैं, मान लो एन साइडेड पॉलीगन का एरिया क्या मेरे सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको लिखने का तरीका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी अगर मेरे पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को हम वेरी लार्ज कर दें तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। कुछ समझ में आ रहा? कितना बड़ा? तो जितना आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा। यह जवाब भी कैलकुलस का है, यह जवाब भी कैलकुलस का। अभी एप्लीकेशन बता रहे हैं कहां कहां यूज हो सकता, उसमें से 2-4 एप्लीकेशन गिन के बता रहे हैं, इसका इनफाइनाइट यूज है ना। एक और एप्लीकेशन बताते हैं, ये पत्थर है मान लो, ठीक है, और इसको मान लो फिक्स कर दिए, एक झटका मार सकते हो आप हाथ से, और ये झटका का जो स्ट्रेंथ होगा, जितना जोर से झटका मार सकते हो वो आपके कलाई के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज्यादा झटका तो ये कलाई नहीं मार सकता, ऐसा नहीं कि ऐसे फेंके और ये गोली के रफ्तार से जाए। तो मान लो आपके कलाई की जो अधिकतम ताकत है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और हम इसको फिक्स कर दिए, इससे ज्यादा हम झटका नहीं मारेंगे। अब आप इसको फेंकते हो एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके, हमको पता है एक पर्टिकुलर स्पीड से इसको फेंक सकते हैं। द ओनली थिंग यू कैन वेरी इज एंगल। तो पहले तो बिल्कुल जब सीधा होगा तब फेंकेंगे, कुछ दूर जाके गिरा, दूसरा किसी एंगल पे फेंकते हैं, देखना ये उससे दूर जाके गिरा, और अगर एंगल बहुत ज्यादा कर दें तो दूर कम ही जाएगा। यानी मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड से फेंक रहे हो तो ऐसे फेंकोगे तो ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा, ऐसे फेंके तो कुछ ऐसे जाके गिरा, फिर किसी और एंगल पे फेंके तो कुछ ऐसे जाके गिरा। स्पीड फिक्स है, द ओनली थिंग यू कैन वेरी इज एंगल। अब मेरा सवाल है कि बताओ किस एंगल पे फेंका जाए कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। Again, this can easily be answered using the method of calculus. अब बोलोगे सर इसका क्या यूज है, काय का दूर फेंक रहा है? अरे मान लो यहां पे मेरा मिसाइल लगा हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा हम इस मिसाइल से कितना दूर वाले एनिमी को मार सकते हैं, है कि नहीं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों का जवाब कैलकुलस में मिलेगा। सिर्फ इन्हीं चीजों का जवाब ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम के जवाब कैलकुलस में, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे अपने रेट चेंज पे, स्पीड पे, और वहां से आपको एवरेज रेट चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट चेंज की कहानी सुनाएंगे। तो यहां तक की बातों को लिखें। वापस आते हैं अपने उसी सवाल पे, है ना। उससे पहले थोड़ा सा और पीछे की जानकारी को हम लोग गैदर करते हैं, रिकॉल कर। जैसे पोजीशन जो आया था किसी भी टाइम टी पे, वो आया था हाफ टी स्क्वायर। मान लो ये बैकग्राउंड में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि भाई मेरा पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ याद होगा, अगर हम इसको y एक्सिस पे रखें, ध्यान से सुनना, और टाइम को x एक्सिस पे रखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहां पे x पोजीशन है और यहां पे x मेरा x कोऑर्डिनेट है। क्या है? कोऑर्डिनेट। कंपेयर कर रहे हैं जस्ट, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग?
कंपेयर। तो आपको याद होगा ये पैराबोला का ग्राफ है ना, पैराबोला, यानी अगर ये मेरा x है जो कि टाइम का फंक्शन है, जैसे y किसका फंक्शन था, x का, तो यहां पे x किसका फंक्शन है, टाइम का, और यहां क्या है, टाइम। इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ये मत सोचना पार्टिकल इस पे चल रहा है, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये है अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन का वैल्यू। कोई दिक्कत, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन का वैल्यू, और ये पोजीशन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1 मीटर तक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टाइम रहा होगा, वो अलग बात, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टाइम रहा होगा, क्योंकि हम बोले थे कि वो पूरा टोटल हाइट कितना है, 1 मीटर, ठीक है सर, अच्छी बात। स्टार्टिंग में हम क्या बात किए थे, ध्यान से सुनना, बार बार हम इसको लिखेंगे मिटाएंगे, आप भी अलग अलग बनाए, ठीक है। स्टार्टिंग में बात किए थे कि यहां से 0 से चला, 50 सेंटीमीटर चला, 1 सेकेंड का टाइम लगा, कितने का टाइम लगा, 1 सेकेंड का, तो हम बोले एवरेज स्पीड जो मेरा आया, इसका नाम m है, इसका नाम रख दो s, स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ठीक है, और इसका फिनिश पॉइंट, ठीक है, या लास्ट पॉइंट l रख लेना। एवरेज वेलोसिटी जो था या एवरेज स्पीड जो था वो था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टोटल टाइम, यानी 1 माइनस 0, तो ये कितना आ गया था, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, पक्का। ग्राफ पे थोड़ा सा देखें, यहां कहीं मान लो 50 है, ये 1 मीटर है, तो यहां कहीं 50 होगा, इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ टाइम t है, यहाँ x है, ऐसे मान लो ये 1 मीटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टाइम t है, यहाँ कहीं 50 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सोच रहे हो कि अच्छा सर इतने देर में ये 50 सेंटीमीटर चला और बाकी इतने देर में ये 50 सेंटीमीटर चलेगा, हाँ बिल्कुल, यही तो यहाँ पे कहानी है। यहाँ पे रफ्तार सेम नहीं है, यहाँ पे असल में रफ्तार अलग अलग जगह पे अलग अलग है, उसी को तो समझने की कहानी है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको, समझ में आया। असल में यहाँ 1.41 आएगा √2, ठीक है, रफली कुछ ऐसा दिखेगा, रफली। ये पोजीशन कितना है 50, ये पोजीशन क्या था 0, ये टाइम क्या है 1 सेकेंड, ठीक है। मान लो ये xt ना हो के xy होता, सिंपली ये y होता, ये x होता, ये y का वैल्यू मान लो यहाँ कहीं 50 होता, इसका नाम रख देते हैं y का फाइनल वैल्यू, और शुरू में y यहाँ था, है ना, यहां से यहां की कहानी पढ़ रहे हैं, तो ये इनिशियल ये फाइनल, ये y का इनिशियल वैल्यू y इनिशियल, ये टाइम का फाइनल वैल्यू t फाइनल, और ये टाइम का इनिशियल वैल्यू t इनिशियल, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते जाएंगे। तो यहां पे जो मेरा एवरेज स्पीड था 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में, एवरेज स्पीड जो है वो है 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, है ना। तो उसी तरह यहां पे अगर इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y,
y में जो चेंज हो रहा है पर यूनिट चेंज इन x, ध्यान से सुनना, x में अगर इतना चेंज हुआ, इसको बोल देते हैं हम x इनिशियल और इसको बोलते हैं x फाइनल, बिल्कुल जनरलाइज कर रहे हैं y और x पे, सिर्फ पोजीशन टाइम पे ही क्यों, किसी भी y x पे जहां की y इज ए फंक्शन ऑफ x, एनी काइंड ऑफ फंक्शन हो सकता है, सिर्फ ये स्क्वायर वाला फंक्शन हो जरूरी नहीं, ठीक है। यहां पे अगर इसी चीज को बोलते हैं तो यहां पे बोलते हैं एवरेज स्पीड, यहां पे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इससे कंपेयर करते हुए लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल, and this is what we call this as average rate of change of y with respect to x। और y में जो चेंज आया या किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट, डेल्टा x, इसका मतलब होगा चेंज इन x। क्या मतलब है? चेंज इन x। डेल्टा y, चेंज इन y। डेल्टा t, चेंज इन t जो भी है, तो दिक्कत ये मेरा हो जाएगा x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू, हमेशा y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू, t का फाइनल वैल्यू माइनस t का इनिशियल वैल्यू, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो हो गया वो है y का वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू कहां पे आएगा, y का फाइनल वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इस फंक्शन में x का फाइनल वैल्यू रखेंगे, है ना, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x फाइनल माइनस f ऑफ x इनिशियल। अरे y फाइनल का मतलब क्या है, जब x का फाइनल वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो y का फाइनल वैल्यू मिलेगा ना, उस दिन सिखाए थे ना फंक्शन में पुट करना, बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा x। किसी भी फंक्शन का जहां पे y इज ए फंक्शन ऑफ x और हमको पता करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, सिंपली अगर बात करें तो उसका मतलब है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो होगा y फाइनल माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा x। वो क्या होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज नोट डाउन करें जल्दी से, फिर वापस हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। जल्दी से लिखो, चलो वापस से हम अपने सवाल पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट, ये 50 सेंटीमीटर पे कहाँ है, 50 सेंटीमीटर, और टाइम यहाँ पे क्या होता है 1 सेकेंड। और हम एक कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि मिडिल पॉइंट पे जो स्पीड है वो 50 से ज़्यादा है ना। जब यहाँ से यहाँ तक की बात की है तो एक कंक्लूजन सिर्फ आया कि मेरा मिडिल पॉइंट पे स्पीड 50 से ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक का अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ के स्पीड में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका पोजीशन का जो मेरा डाटा दिया हुआ था, जो फार्मूला दिया हुआ था, इसको यूज करते हैं थोड़ा सा।
और हम चेक करते हैं कि 1 सेकेंड पे तो यहां आ गया, 0.5 सेकेंड पे कहां था, तो इसमें पुट करते हैं 0.5 सेकेंड। जब पुट करोगे तो पोजीशन का वैल्यू आएगा, है ना। तो इसके लिए हम जो डाटा मेरे पास है हम वो यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो, है ना। तो यहाँ पे जो हम आईपैड में डाटा कैलकुलेट करके रखे हैं वो यूज करो। जब ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, यानी ये पार्टिकल यहाँ कहीं था, यहाँ से 12.5 पे। इसका नाम रख लेते हैं A, और ये कितने देर पे था, तो 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से लेके A से लेके M तक की बात करते हैं। तो अगेन एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड निकालोगे 50 घटाओ 12.5, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय 1 सेकेंड माइनस 0.5। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये यहां से यहां का एवरेज स्पीड आएगा 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जैसे पीछे कंक्लूड किए थे हम कि अगर यहां 0 है और यहां वहां 0 से लेके यहां तक का एवरेज स्पीड क्या है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां पक्का 50 से ज्यादा रहा होगा। उसी तरह अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हम यहां से यहां के लिए भी कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से यहां के लिए कि अगर एवरेज स्पीड 75 सेंटीमीटर पर सेकंड रहा होगा तो यहां स्पीड पक्का 75 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा रहा होगा ना। अब एक और इंटरवल चूज करते हैं, 1.25 सेकेंड, पोजीशन एट 1.25 सेकेंड, एंड इट विल कम आउट टू बी 78.125 यहां कहीं होगा मान लो। ठीक है, इसका नाम रखते हैं B। क्या नाम रखते हैं, B। और यहां से यहां B का जो आपका पोजीशन है ये है 78.125, और ये जो टाइम है ये है 1.25 सेकेंड। ठीक है, ध्यान से सुनना, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लेना, घबराना नहीं है, नहीं समझ में आए 2 बार सुनना 3 बार सुनना, क्योंकि अगर आप ऐसे सीखना शुरू करोगे ना तो आपको यह पता होगा कि कहां डिफरेंशिएशन कहां इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां के लिए जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 112.5। अब मेरा क्या कंक्लूजन आएगा इस इंटरवल के लिए, यहां से यहां हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर यहां से यहां का एवरेज स्पीड 112.5 रहा है तो यहां पे स्पीड पक्का 112.5 से कम रहा होगा। जैसे यहां से यहां हमको पता 0 है, यहां से यहां का एवरेज स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां का स्पीड 50 से ज्यादा रहा होगा और यहां का स्पीड 50 से कम रहा होगा। अरे तभी तो ये बढ़ते बढ़ते इनका एवरेज 50 रहा होगा पक्का। यानी अब हम श्योर हो गए, अगर A और B की बात करें, इस इंटरवल की बात करें, इस पूरे इंटरवल की, M से कुछ ऊपर और M से कुछ नीचे, कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद की बात करें, तो इससे मेरे पास कंक्लूजन आया फॉर A टू B। फॉर A टू B हमको पता चल गया कि 75 से ज्यादा और 112 से कम स्पीड M पे रहा, यानी Vm 75 से ज्यादा 112.5 से कम। चलो अब एक रेंज मिलना शुरू हो गया, और कोशिश करते हैं। अब इसी तरह अगले टाइम पे निकालते हैं, किसी और टाइम पे 0.75 सेकंड पे ये आपको 28 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगा। यहां से यहां 50, बीच में आधा, तो यहां कहीं, कहां कितने टाइम पे मिलेगा 0.75 सेकंड। और ये जगह क्या होगा,
28.125 और यहां पे एक पोजीशन ले लो, 1.25 है ना, तो 1.125 पे ये 63 के आसपास कहीं है। 1.125 इसका नाम रख दो C और इसका नाम रख दो D। तो 1.125 सेकेंड जब पुट करोगे तो ये आएगा 63.28125। ठीक है, अब यहां से यहां का जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, ध्यान से देखना, यहां से यहां का M से लेके D तक का, तो ये आएगा 106.125 और यहां से यहां का जब एवरेज स्पीड निकालोगे, ध्यान से सुनना, तो ये आएगा 87.5। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला, अब इंटरवल पहले देखो इतना बड़ा था, तो उससे कंक्लूजन आया कि 75 से 112.5 के बीच में, 75 से 112.5 के बीच में। जब इस इंटरवल को इतना छोटा किए यहां से CD के बीच में, तो क्या जानकारी मिला? फॉर C एंड D पता चला कि अच्छा यहां से यहां का एवरेज 87.5 है, तो पक्का यहां 87.5 से ज्यादा रहा होगा, और यहां से यहां का रहा 106.125, तो यहां पे 106.125 से कम रहा होगा। मतलब अब हम कंक्लूजन लिख पा रहे हैं कि 87.5 से बड़ा रहा होगा VM और 106.125 से छोटा रहा होगा। अब हम को समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरा इंटरवल छोटा हो रहा है, अब हम जानकारी का जो मेरा अप्रोक्सीमेशन का जो दायरा है वो और अच्छा होता जा रहा। मतलब इसी तरह का और अलग अलग टाइम पे पोजीशन लेते हैं, जैसे कि यहां पे टाइम है ना 0.5, फिर 0.75, फिर हम ले लेंगे 0.9 पे कुछ पोजीशन, और यहां ले लेंगे जैसे 1.25 था, फिर 1.125 है, तो यहां मान लेंगे 1.01, ऐसा कोई टाइम ले लेंगे, और उससे एक दायरा मिलेगा हमको इंटरवल का, देखना वो इससे छोटा मिलेगा, जो इंटरवल अभी मिला ना इससे छोटा। और इसके लिए कुछ नंबर्स का एक लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, यहां पे अब दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप टाइम को छोटा करोगे इस इंटरवल को, ये इंटरवल जैसे जैसे छोटा होगा, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, उसी तरह जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे आप देखोगे कि इधर से भी रफ्तार 100 को अप्रोच कर रहा होगा, स्पीड 100 को अप्रोच कर रहा होगा, और इधर से भी देखो नीचे से भी 100 की तरफ जा रहा होगा और ऊपर से भी 100 की तरफ आ रहा होगा। दैट मीन्स मेरा कंक्लूजन आ गया कि वेलोसिटी एट M इज 100। एग्जैक्टली 100 पे भी पहुंचना सिखाएंगे आपको, बट यहां पे हम आपको बता रहे हैं अच्छा ये दोनों 100 की तरफ जा रहा है, और छोटा करते जाओगे ना तो देखना वो 100 के करीब जाता जाएगा। इन नंबर्स को और छोटा करके देखोगे ना, घर पे बैठ के कभी इस पे लगाना दिमाग कैलकुलेटर के हेल्प से, तो आप देखोगे कि ये भी बोल रहा है कि हम 100 की तरफ जा रहे हैं भाई स्पीड, और ये भी बोल रहा है कि 100 की तरफ जा रहे हैं। ये बढ़ के 100 की तरफ जाएगा और ये घट के 100 की तरफ। ठीक है, इसका क्या मतलब आया? इसका मतलब आया कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे पहले, तो क्या था? V एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर इसी एवरेज को इंस्टेंटेनियस बनाना है अभी के अभी, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर यहां पे हमको पहुंचना है तो हम क्या कर रहे थे? इंटरवल को छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, और जब इतना छोटा कर दें कि ये टेंडिंग टू 0 हो जाए, इट इज ऑलमोस्ट 0, इंटरवल इज ऑलमोस्ट 0, you will get speed at that particular instant, that will be your instantaneous speed, है ना? तो उसको सिंपली v इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं है, तो v बराबर डेल्टा x बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0,
और इसी को एज होल हम लिख सकते हैं dx बाई dt। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और dx बाई dt कैसे निकालते हैं, इसको अगर जनरलाइज करना चाहें तो यहां पे तो इसका नाम v दे दिए। अगर इसको जनरलाइज करते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ध्यान से सुनना, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर हम वो x के पर्टिकुलर वैल्यू पे y का रेट चेंज निकालना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यही मेरा क्या हो जाएगा dy बाय dx। यहां पे इसका स्पेशल नाम है स्पीड, यहां पे ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। तो अगले क्लास में हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे और फिर कैसे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। आई होप आज के क्लास में मजा आया हो, है ना। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप लोग करते हो वो जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।